हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स पाठ 4 विद्युत धारा के अंतर्गत हम लोग विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत शक्ति और उसके मात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा के बारे में हमें जानना है। तो इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कह देता है कि यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस पर ध्यान रखना है। वही पॉइंट हमारा है पहला कि यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। बात समझ आया? अब इसको समझ लिया जाए। कह रहा है कि यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, उसे अगर किसी भी मकान के विद्युत परिपथ में लगा दिया जाएगा, यानी कि यह 220 वोल्ट विभवांतर के जगह पर क्या करेगा, 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। बात समझा ना? अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस बिजली के बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का क्या होगा, व्यय होगा, यानी कि खर्च होगा। बात समझा ना? यानी कि जब भी किसी बल्ब पर हम बल्ब खरीदने वगैरह जाते हैं तो उस पर देखेगा लिखा रहता है 220 वोल्ट 60 वाट ऐसे करके लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसे किसी विद्युत परिपथ में हम लगा देंगे तो जहाँ 220 वोल्ट विभवांतर होना चाहिए वहां पर वो क्या करेगा, 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकेंड 60 जूल ऊर्जा का व्यय होगा, यानी कि 60 जूल ऊर्जा वो क्या करेगा, खर्च करेगा। समझ में आ रहा ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा घरेलू तथा व्यावसायिक उपयोग के पठन के लिए जूल एक छोटा मात्रक होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक नॉर्मली माप के लिए अगर किया जाए विद्युत ऊर्जा के जो हम मापते हैं तो उसको जूल में माप लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बिजली लगा रहता है तो वहां पर जूल से मापने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। वहां के लिए अलग मात्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे घर वगैरह हो वहां पर हम जूल से माप सकते हैं, यानी कि कम बिजली का जहाँ पर खर्च होता है वहां पे। अगर ज्यादा हो जाए तो वहां पे नापने के लिए हमें क्या करना होता है, दूसरे मात्रा का प्रयोग करना होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। यानी कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा घरेलू व्यवसायिक उपयोग के पठन के लिए एक छोटा मात्रक होता है, एक छोटा मात्रक है। ठीक है, यानी हम अधिक से अधिक नहीं माप सकते हैं, कम मापते हैं, छोटा मापते हैं। इसके लिए एक दूसरे मात्रक का व्यवहार होता है, यानी इसके लिए किसके लिए जो हम मापते हैं उसके लिए एक दूसरे मात्रक का व्यवहार होता है। जो बड़े बड़े उद्योगों फैक्ट्रियों में बिजली लगा रहता है उसके लिए क्या कहते हैं, दूसरा मात्रक का व्यवहार किया जाता है, जिससे यानी किलोवाट घंटा। बात समझ रहे हो? उसके द्वारा इसको मापा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कह रहा है कि यह विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट अर्थात यानी 1 किलोवाट यानी KW भी कह सकते हैं इसको, अर्थात 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट का कोई उपस्कर या उपकरण, उपस्कर यानी कोई उपकरण या यंत्र कह सकते हैं, कोई उपस्कर या उपकरण, जैसे मान लेते हैं हीटर ही है, हीटर लगाया जाए और 1 घंटे तक जलाया जाए तो हम कहते हैं कि परिपथ में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपभोग हो रहा है। इसको समझते हैं। कह रहा है कि मान लेते हैं कोई विद्युत परिपथ है जिसमें हम क्या करें, 1000 वाट या 1 किलोवाट का कोई उपकरण लगा दिए। जैसे मान लिया जाए हीटर कह रहा है, इसमें हीटर को लगा दिया गया, उस पर कितना वाट खर्च हो रहा है, 1000 वाट। 1000 वाट का कोई उपकरण है जो 1 घंटे तक चलाना है उसको, 1 घंटे तक चलाया जाता है, तब तो कहा जा सकता है कि वहां पर क्या, यानी कि 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। यानी 1000 वाट का कोई उपकरण अगर 1 घंटा तक हम चलाते हैं तब उसको हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का क्या हो रहा है, उपभोग या उपयोग या मतलब यूज कर रहे हैं उसको। बात समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। यानी कि 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को और क्या कहते हैं, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को हम 1 किलोवाट अलग 1 घंटा अलग लिखेंगे, तो यहाँ पर हम कर दे 1 किलोवाट हो गया अलग और 1 घंटा क्या हुआ, अलग हुआ। तो 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है यहाँ पे। 1 घंटा में हो जाएगा 36 गुने 60 गुने 60 यानी कि 3600 सेकेंड हो जाएगा ना। अब इसको गुणा कर दिया गया तो कितना आ गया, 36 पर कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 जीरो हो जाएगा।
ये क्या है वाट और ये है सेकेंड, हो जाएगा 36 पर 5 जीरो है ना, 50 वाट सेकेंड हो जाएगा। और इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 36 गुने 10 के पावर 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि दशमलव बैठा देते हैं तो 36 के पावर कितना हो जाएगा 36 3 गुने 6 के पावर 10 ऐसा 3 गुणे 6 3.6 गुने 10 के पावर 6 वाट सेकेंड हो जाएगा। तो यानी आप याद रखना है कि 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो हो रहा है कर मकानों में बिजली के मीटरों से बिजली के उपभोग का पठन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे हम संक्षेप में क्या कहते हैं बीओटी यूनिट भी कहा जाता है, या केवल यूनिट में लिखते हैं, इससे लिया जाता है, माने उसमें लिया जाता है। जैसे घरों में जो विद्युत बिजली लगाया जाता है उसको किस में मापा जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में मापा जाता है, जिसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं बीओटी यूनिट कहते हैं, या सिर्फ यूनिट ही कहते हैं। कहा जाता है कि 10 यूनिट 20 यूनिट इतना हमारे घर में बिजली का उपयोग हुआ है, तो किस में मापा जाता है यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 यूनिट बराबर कितना हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो 1 यूनिट बराबर लिख सकते हैं 1 वोल्ट यूनिट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा, अब बराबर हो जाएगा कितना 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो यहाँ से अगर बात करें एक यूनिट का मतलब, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। या 1 वोट यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 वोट यूनिट बराबर भी कितना होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी कि यह सब एक ही बराबर होता है। बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगला हेडिंग देखेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग। तो हमारे दैनिक जीवन में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो विद्युत धारा है उसका ऊष्मा का प्रभाव है, उसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। अक्सर इसका उपयोग ठंडी में अधिकतर होता है ना। जैसे कि मान लेते हैं हीटर हो गया, सोल्डिंग रॉड हो गया जिसमें मतलब गर्म होता है रॉड, उससे सोल्डिंग किया जाता है, उसमें होता है। और जो चूल्हा हो गया जिसको विद्युत हीटर उस हीटर कहते हैं, स्त्री हो गया, आयरन हो गया, नहीं जो समझ आ रहा है ना। तो इन सभी चीजों में क्या किया जाता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा तब जाके वह गर्म होगा, जब गर्म होगा तभी जाके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बात समझा रहा ना। तो उसी पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो कह रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बात समझा रहे ना। यानी कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जा सकता है कि मतलब बहुत ही जरूरी मतलब जरूरियात है, उसके बिना मतलब काम थोड़ा संभव नहीं है। करे घरेलू उपकरणों जैसे बिजली का चूल्हा जिसको हम हीटर भी कहते हैं ना, विद्युत स्त्री आयरन है, रूम हीटर यानी कि रूम को जो गर्म करता है रूम हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, निमंजन तापक ये भी एक प्रकार का हीटर है, ठीक ना, सोल्डिंग रॉड इत्यादि में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का ही उपयोग होता है। बात समझे ना। इनकी जहाँ जितना यहाँ पे यंत्र दिख रहा है, कौन कौन यंत्र दिख रहा है, बिजली का चूल्हा हो गया, स्त्री हो गया, रूम हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, निमंजन तापक हो गया, सोल्डिंग रॉड हो गया, इन सभी उपकरणों में क्या किया जाता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा कि इन युक्तियों या उपस्करों या इसको हम उपकरण भी कह सकते हैं ना। तो कह रहा कि इन युक्तियों या उपस्करों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अव्यय कहते हैं। बस समझे। यानी कि इन युक्तियों या उपस्करों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं तापन अव्यय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस भाग पर जो उपकरण है उसके जिस भाग पर विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं यानी विद्युत धारा से उसका कनेक्शन किया जाता है, और जो भाग क्या होता है जहां पर ऊष्मा उत्पन्न होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं तापन अव्यय कहा जाता है। बात समझ आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। तापन अव्यय ऐसे पदार्थ से बने होने चाहिए जिनकी, अब कुछ भी से हम तापन अव्यय थोड़ी ना बना सकते हैं, कैसे उतार लगा देंगे तो तापन अव्यय हो जाएगा, नहीं होगा। तो उसके लिए उसका भी कुछ गुण होना चाहिए, तापन अव्यय बनने का भी कुछ गुण होना चाहिए, वैसे ही पदार्थ को हम तापन अव्यय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो पहला क्या गुण हो, प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो। प्रतिरोधकता अधिक रहेगा तो जब समान लंबाई या समान तार के जब एक दूसरे में ज्वाइंट होगा तो वहां पर क्या होगा मतलब वो गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, धारा का प्रवाह कम होगा तो वहां पर क्या होगा हीट करेगा। प्रतिरोधकता अधिक रहेगा तो क्या होगा हीट करेगा, जब हीट करेगा तो उसका उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, और जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तब हम जाके उसका उपयोग कर सकते हैं। समझ रहे ना।
तो पहला गुण क्या होना चाहिए कि प्रतिरोधकता क्या हो, बहुत अधिक हो, और दूसरा क्या हो रहा है, गलनांक अत्यधिक ऊंच हो। गलनांक अत्यधिक ऊंच का मतलब क्या हो गया, वो जल्दी से गले नहीं, जैसे थोड़ा सा भी हीट हुआ तो फट से गल जाएगा, तो गल जाएगा तो उसका यूज कर पाएंगे हम, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, यानी कि उसका गलनांक भी क्या होना चाहिए, अत्यधिक ऊंच होना चाहिए। तो तापन अवयव कैसे पदार्थ के बने होने चाहिए, पहला कह रहा है कि प्रतिरोधकता बहुत अधिक होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कौन सी, गलनांक अत्यधिक ऊंच होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ के क्या बनते हैं, तापन अवयव बनते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अधिकांश तापन अवयवों में निकेल, कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, निकेल कितना परसेंट, 60%। क्रोमियम, क्रोमियम कितना परसेंट पाया जाता है, 12%। मैग्नीज कितना परसेंट, 2%। तथा लोहा कितना परसेंट, 26% के मिश्र धातु जिसे नाइक्रोम कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और साथ ही इसका गलनांक भी अत्यधिक ऊंच होता है। बात समझ आ रहा है? अगर एक वर्ड में कहें तो विद्युत तापन में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम के तार की जो प्रतिरोधकता होती है वह काफी अधिक होती है और उसका जो गलनांक होता है वो भी काफी ऊंच होता है। और नाइक्रोम किन किन पदार्थों का, किन किन अवयवों का, किन किन धातुओं का मिश्रण है, तो देख लेते हैं। निकेल है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, लोहा है, इनका यह मिश्र धातु है, और इनके मिश्र धातु से कौन तैयार होता है, नाइक्रोम तैयार होता है, और इसी का प्रयोग हम लोग विद्युत तापन अवयवों में करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? चलो आज के लिए इतना रहने दिया जाए।